हेलो दोस्तों, मैं मयंक त्रिपाठी क्यूट्रिक्स 2.0 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से एक नए वीडियो लेक्चर में आपका वेलकम करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की जो तैयारी है ख़ास तौर से उत्तराखंड के जो यूके ट्रिपल एससी के जो एग्ज़ाम्स हैं जो अभी होने वाले हैं नवंबर के आसपास, ऐसी बातें आ रही हैं, तो उसमें जो उत्तराखंड का पोर्शन पूछा जाएगा उसकी तैयारी आप लोग विधिवत कर रहे होंगे। और मैं भी अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के माध्यम से जो उत्तराखंड का इतिहास एक बहुत बड़ा पोर्शन है, क्योंकि हमें वहाँ पर ये कुछ ऐसे सिलेबस ज़रूर हैं एग्ज़ाम्स के जहाँ पर तो मौर्य काल से पहले जो हमारा पाषाण काल है वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने उसको छोड़ते हुए कुनिंद शासन से लेकर मुख्य रूप से अभी तक हमने टिहरी रियासत को कवर करा है, जिसमें हमने थोड़ा सा पोर्शन जो था जो प्रद्युम्न शाह के बाद और सुदर्शन शाह के टिहरी में शासन स्थापित करने के बीच में एक पूरा टाइम पीरियड जो रहा है गोरखों का, चाहे कुमाऊं पर शासन का या गढ़वाल पर शासन का, उसको अभी हमने छोड़ रखा था। तो आज अपने इस वीडियो लेक्चर में हम उस गोरखा जो एक अंतराल है पंवार शासन काल के बीच में उसको देखेंगे, क्योंकि गोरखों के बाद ही संगौली की संधि के माध्यम से उत्तराखंड में जो है वो ब्रिटिश शासन स्थापित होता है। तो बहुत अच्छे चेन की तरीके से हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं, क्योंकि इतिहास एक ऐसा विषय है जिसको हम बहुत गलत ढंग से पढ़ते हैं। हमें लगता है कि आज हम गोरखा पढ़ लेंगे तो कल चंद्र शासन पढ़ लेंगे, तो उससे बाद में हम कुनिंद पढ़ लेंगे। चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं, क्योंकि इतिहास का जो मतलब होता है वो है कि अतीत में जो हमारे साथ हमारा जो समाज रहा है उसमें कौन सी घटनाओं की निरंतरता देखने को मिली है और किस तरह के परिवर्तन देखने को मिले हैं। तो यही निरंतरता और परिवर्तन का जो ज्ञान है वो हमने मौर्य काल से लेकर अब पंवार शासन तक देख लिया है, और इस तरीके से इतना बड़ा इतिहास हमने परीक्षा के दृष्टिकोण से तैयार करा है। तो आज जो हमारा नया टॉपिक होगा वो होगा उत्तराखंड में गोरखा शासन। तो ये हमारा आज का टॉपिक है कि उत्तराखंड में किस तरीके से गोरखों का शासन स्थापित होता है, और ये शासन जो है वो जो स्थापित हुआ था उसने किस तरीके से उत्तराखंड के भीतर अपना प्रभाव छोड़ा। अब वो प्रभाव क्या है, वो बहुत ही बुरी यादें हैं उत्तराखंड के लोगों के अंदर गोरखों का ये जो शासन था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर उस वहाँ की ज्योग्राफी को थोड़ा समझना पड़ेगा। पूर्वी कुमाऊं और नेपाल से जुड़े हुए जो इलाके थे उसको हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके पीछे का, गोरखों के शासन के पीछे का बैकग्राउंड क्या है। तो हमें यहाँ पर थोड़ा बैकग्राउंड देखना है किसका, गोरखा साम्राज्य का। तो हमें कुल मिलाकर गोरखा साम्राज्य के बैकग्राउंड को यहाँ पर कवर करना है। तो देखें, अगर मैं उत्तराखंड के मैप को बनाऊं, और ख़ास तौर से थोड़ा सा अगर हम साम्राज्य देखना चाहते हैं तो भारत के मैप को पहले समझते हैं। अगर हम देखें ये है इंडिया का मैप, और यहाँ पर हमें समझना होगा कि ये पोर्शन जो है हमारा उत्तराखंड का है, और ये जो पोर्शन है वो हिमाचल का पोर्शन है, और ये पूरा जो इलाका है वो कहलाता है
नेपाल का हिस्सा। यहाँ पर हमारे पास हमें यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो इलाका था वो पंजाब का रीजन हुआ करता था। वहाँ पर एक शासक हुआ करते थे जिन्होंने पंजाब का एक साम्राज्य स्थापित किया था। गुरु गोविंद सिंह जी के बाद एक बहुत अच्छे सिख नेता के रूप में उभरे थे। उनका नाम था रणजीत सिंह। तो उनका यहाँ पर शासन था। तो ये एक तरीके से हम बात कर रहे हैं अपना 18th सेंचुरी के आसपास के हम अपने शासन को यहाँ पर देख रहे हैं। तो क्योंकि बात है गोरखा शासन की, तो उनका साम्राज्य कैसे फैला हम उसको देखना यहाँ शुरू करते हैं। तो गोरखों ने क्या करा था, देखें गोरखों का अपना ये काठमांडू का प्लेस हो गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हमारा उत्तर प्रदेश का, ये थोड़ा बिहार का, और ये वेस्ट बंगाल का पोर्शन होगा, ये बिहार का पोर्शन होगा, ये यूपी का पोर्शन होगा। तो नेपाल को अगर हम देखें तो वो उत्तराखंड से लेकर यूपी, बिहार और थोड़ा बहुत जो दार्जिलिंग के आसपास का इलाका है वेस्ट बंगाल का, वहाँ पर नेपाल हमारे हिस्से को टच करता है, सिक्किम को भी वो टच करता है। तो इस तरीके से अगर हम देखा जाए तो नेपाली साम्राज्य का जो प्रसार हम देखेंगे, जो प्रभाव देखेंगे, वो हिमाचल प्रदेश पर भी पड़ा, उत्तराखंड पर भी पड़ा, इधर गोरखपुर के आसपास के इलाकों पर भी पड़ा, बिहार में हिस्से पर भी पड़ा, और थोड़े हिस्से उसको पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों पर भी उनका विस्तार देखा गया। तो एक तरफ से अगर हम देखेंगे कि हमारे पास ये ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हो रहा था, क्योंकि हमने वैसे ये पढ़ाया अभी नहीं गया है, लेकिन हम समझ लें कि बंगाल और बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसीज जो थी वो अंग्रेज़ों की अब स्थापित हो गई थी। अब अंग्रेज उत्तर की तरफ मूव कर रहे थे, तो वहाँ पर उनका सामना नेपाली साम्राज्य से हुआ, गोरखा साम्राज्य से होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मैप पर देख पा रहे हैं कि उत्तराखंड का जो पूर्वी हिस्सा है वो नेपाल साम्राज्य को टच करता था। तो ये हल्का सा एक बैकग्राउंड था भारत के मानचित्र के अंतर्गत नेपाली साम्राज्य को देखने का। तो नेपाल का जो साम्राज्य था वो शुरू में कैसा था, एक छोटा सा जो ये गोरखा होते थे ये छोटे से एक राज्य के रूप में अवस्थित थे। हुआ क्या था कि अगर हम देखें कि ये हमारा उत्तराखंड है और इसके पूर्वी हिस्से पर ज्योग्राफी यहाँ पर इस टॉपिक को समझने में बहुत मदद करेगी। ये हो गया हमारी काली नदी। तो काली नदी के पूर्व और काली नदी के पश्चिम, ये दो बहुत महत्वपूर्ण प्लेस थे गोरखा साम्राज्य को समझने के लिए। यहीं पर अगर हम देखेंगे काली कर्नाली नदी क्षेत्र में हमारे पास पहले से ही डोटी का राज्य था, जुमला का क्षेत्र था और दुलू का पोर्शन हुआ करता था। ये सब नाम हम पहले पढ़ चुके हैं। अब यहीं पर हमें आगे एक और नदी दिखेगी, इसका नाम होगा कर्नाली नदी। कर्नाली नदी जो है यहाँ पर हमें 22 राज्य और दिखेंगे। ये सब पोर्शन हम पढ़ रहे हैं किसके अंतर्गत, नेपाल के अंतर्गत। तो नेपाली साम्राज्य के अंतर्गत यहाँ पर 22 राज्य और दिखाई देंगे। और फिर ये जो हमारा काठमांडू का इलाका है इसके पश्चिम में और कर्नाली नदी के पूर्व में ये जो सप्तगंडकी क्षेत्र होगा, वहाँ पर हमें पुनः यहाँ हम कह सकते हैं यहाँ पर हमें 24 राज्यों का दल एक दिखाई देगा। तो इस तरीके से, और काठमांडू से इधर हमारे पास कुछ छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। तो 22 राज्य ये, 24 राज्य ये और 3 राज्य हमने यहाँ देखे। इसके अलावा छोटे छोटे बहुत सारे राज्य हैं। तो हम इस मैप के थ्रू
हम समझ सकते हैं कि उस समय का जो नेपाल था 18वीं सेंचुरी का, वो नेपाल शुरुआत में 18वीं सदी के पूर्वार्ध में कई छोटे छोटे 50 से अधिक राज्यों से मिलकर बनता था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में जो काली नदी की सीमा थी पूरब में, उससे पूर्व में इतने सारे छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। तो इसको अगर मैं पॉइंट वाइज में यहाँ बताऊं, तो गोरखा साम्राज्य के पीछे के बैकग्राउंड को हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि 18वीं सदी के पूर्वार्ध में नेपाल 50 से भी अधिक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। तो ये हमने देखा था, काली कर्नाली नदी और काठमांडू के पश्चिम के हिस्से और काठमांडू के पूर्व में भी छोटे छोटे राज्य थे। तो हमने वहाँ पर देखा, और हमने ये भी देखा था कि जो सप्तगंडकी क्षेत्र था उसमें 24 राज्यों का समूह था। तो जो गोरखा थे ये इसी 24 राज्यों के समूह में से एक हुआ करते थे। ये जो गोरखाओं का राज्य था शुरू में एक छोटा सा राज्य था, और वो इसी 24 राज्यों के समूह में से एक हुआ करते थे। गोरखा मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्र के मगर जाति के शाही ठाकुरों वंश से बना एक छोटा राज्य हुआ करता था। तो बहुत सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट आ रहे हैं कि जो गोरखा राज्य था वो 18वीं सदी के पूर्वार्ध में उन 24 राज्यों के समूह में से एक हुआ करता था। और इस पर्वतीय क्षेत्र के मगर जाति, ये मगर नाम की जाति थी, उसका एक वंश था, शाही ठाकुरों का एक वंश था, जिसका अपना एक छोटा सा राज्य गोरखा राज्य हुआ करता था। तो ये सबसे बेसिक पॉइंट था गोरखा साम्राज्य को समझने में। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से मगर जाति का ये जो शाही ठाकुरों का राज्य था, जो इतने बड़े गोरखा साम्राज्य में कैसे बदला। तो इसकी कहानी अब हमें यहाँ पर देखनी होगी। तो बैकग्राउंड का दूसरा जो पॉइंट होगा उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि दूसरा पॉइंट ये है कि शाही ठाकुरों के छोटे से राज्य से एक बड़े गोरखा साम्राज्य तथा नेपाल के एकीकरण का आरंभ। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि एक छोटे से नेपाल के राज्य से एक बड़े विस्तृत गोरखा साम्राज्य, जिसने कि ना केवल विदेशी बल्कि अपने ही देश के जो 50 छोटे छोटे उससे अधिक राज्य थे उनको पहले जीता। तो ये नेपाल के एकीकरण की बात कर सकते हैं। नेपाल के एकीकरण का जो आरंभ था और बड़े गोरखा साम्राज्य का आरंभ था, उसका दायित्व
जो है वो दिया जाता है हमारे 18th सेंचुरी के एक शासक थे नेपाल में, इन्हीं गोरखा साम्राज्य के अंतर्गत जिन्होंने नेपाल के एकीकरण का कार्य आरंभ किया। वो थे पृथ्वी नारायण शाह, ये थे। तो इन्होंने अपने देश के जो छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे 50 से अधिक, पहले उनको अपने अधीन करा, एक एकीकरण किया नेपाल का, और जब नेपाल की शक्ति वहाँ निर्मित हुई तब वो पश्चिम की तरफ वो विस्तार करते चले गए। तो ये पृथ्वी नारायण शाह की बात हो रही है। इनका जो टाइम पीरियड था वो 1742 से 1775 के बीच में पड़ता है। तो इन्हीं के समय सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि नेपाल का एकीकरण किस गोरखा शासक के समय शुरू हुआ था, तो वो नाम आता है पृथ्वी नारायण शाह का। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि इसके बाद जो है इनके जो पुत्र थे, पृथ्वी नारायण के जो पुत्र थे वो सत्ता पर आए। तो इनका जो नाम था वो था सिंह प्रताप शाह हुआ करता था। ये महज 3 वर्षों के लिए सत्ता इन्होंने संभाली थी। तो ये यहाँ पर देखने वाली बात थी। तो ये दो हमने शासक गोरखा साम्राज्य के शुरुआती शासक के तौर पर हमने यहाँ पर देखा। अब जो तीसरा नाम आएगा वो इम्पोर्टेंट है, और वो नाम है यहीं पर हम देख लेते हैं कि वो जो तीसरे शासक थे जो इस गोरखा साम्राज्य में जिनकी सत्ता आई वो थे रण बहादुर शाह। तो ये उस समय गोरखा साम्राज्य के राजा हुआ करते थे। इनका टाइम पीरियड 1778 से 1799 तक माना जाता है। तो ये हमारे तीसरे सबसे महत्वपूर्ण शासक थे गोरखा साम्राज्य से जुड़े हुए। शुरू में ये जो राजा थे, अब इनसे जुड़े हुए कई सारे ज़रूरी यहाँ पर फैक्ट हैं। ये जब शासक बने तो इनकी उम्र जो थी वो महज 2.5 वर्ष हुआ करती थी। तो इनकी संरक्षिका, इनकी माता इंदु लक्ष्मी बनी थी। तो इनकी संरक्षिका जो थी वो इंदु लक्ष्मी बनी थी, और इन्होंने कुल मिलाकर तो ये रण बहादुर शाह से संबंधित हम बात कर रहे हैं कि इन्होंने कुल मिलाकर इंदु लक्ष्मी जो इनकी संरक्षिका बनी, और बाद में हम देखेंगे कि जो डोटी, दुलू और जुमला जैसे क्षेत्र थे, जोहार घाटी थी, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन्हीं के समय डोटी, दुलू, जुमला और पिथौरागढ़ के पास जोहार घाटी जो है, ये सब विजित की गई। किसके द्वारा? गोरखों के द्वारा। और उस समय इसका श्रेय जो है वो दिया जाता है, इनके एक चाचा थे जिनका नाम था बहादुर शाह, जिन्होंने इन संरक्षिका की हत्या भी करी थी। तो इन पर ये श्रेय दिया जाता है। किसको? जो डोटी और दूलू और जुमला और जोहार का जो क्षेत्र था वहाँ की ये बात है कि जो इनके बहादुर शाह थे, जो चाचा हुआ करते थे, उसके समय जो हम देख रहे हैं कि जो गोरखा साम्राज्य है वो अब पश्चिम की तरफ बहुत तेज़ी से विस्तार करता चला जा रहा है। तो
ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये जो चाचा था इसका, बहादुर शाह जिसका नाम था, इसने इंदु लक्ष्मी की हत्या कर दी थी 1779 में। तो ये एक ज़रूरी यहाँ पर हमारे पास फैक्ट था। तो कुल मिलाकर हम देखेंगे कि वो शासक कौन था जिसके समय कुमाऊँ और गढ़वाल पर शुरुआती आक्रमण किए गए थे। तो वो शासक हमारा रण बहादुर शाह माना जाएगा। तो इसी के समय कुमाऊँ पर गोरखों का शासन स्थापित हुआ 1790 में, और गढ़वाल पर पहला आक्रमण भी किया गया 1791 में। तो ये दोनों चीज़ें हमने देख रखी हैं। तो कुल मिलाकर ये जो तीसरा शासक था रण बहादुर शाह, उसके समय की जो स्थिति थी वो हम यहाँ पर ठीक से समझ पाए हैं। तो ये जो शासक रहा था वो हमें यहाँ पर ठीक से समझना था। अब ये हम देखें कि बहादुर शाह के बाद क्या हुआ था, कि इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। कि एक कुमाऊँ पर तो 1790 में गोरखों का शासन स्थापित हो गया, गढ़वाल पर उन्होंने हमला किया, लेकिन वो हमला उतना सफल हो नहीं पाया। अब वो जो हमला था वो कहाँ पर किया गया, उससे संबंधित क्या बातें थी वो भी हमें देखनी होगी, और बारी बारी से हम चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, ये बैकग्राउंड था गोरखा साम्राज्य से संबंधित। अब हमें देखना है दो चीजें इसमें हमें देखनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुमाऊँ पर गोरखा विजय। तो हमें पता है कि बात 1790 की हो रही है, और उस समय जो गोरखा साम्राज्य था वो किसके हाथ में था, वो साम्राज्य रण बहादुर शाह के हाथ में था। उस समय के शासक रण बहादुर शाह हुआ करते थे। उनके समय पर ही काली नदी के पश्चिम के हिस्से पर साम्राज्य विस्तार किया गया। दो तरफ से एक सेना जो थी गोरखों की, वो झूलाघाट, गंगोली और सेरागढ़ के हिस्से की तरफ गई, और दूसरी तरफ से उन्होंने सीधे अल्मोड़ा के पोर्शन पर हमला करा। दरअसल हर्षदेव जोशी यहां पर एक नाम आएगा, हर्षदेव जोशी। तो ये जो थे ये चंद शासन में दीवान हुआ करते थे, और इन्होंने लगातार पत्र व्यवहार के माध्यम से गोरखा मतलब काठमांडू में ये सूचना भेजनी शुरू कर दी थी कि चंद्र शासन में काफ़ी सारे आंतरिक संघर्ष चल रहे हैं, चंद्रों की जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर नहीं है। तो इस समय जो शासक थे उनको ऐसा लगा कि अब ये अटैक करने का बहुत अच्छा समय है। तब जो गोरखों की सेना थी ये दो रास्तों से अल्मोड़ा की तरफ बढ़ निकली थी, और उस समय हमारे अल्मोड़ा पर चंदों का शासन था और राजा हुआ करते थे महेंद्र चंद्र। इसके अलावा मोहन चंद्र का जो पुत्र था लाल सिंह, वो भी इनकी मदद के लिए वहाँ पर तैयार था। अब महेंद्र चंद्र और लाल सिंह के लगातार प्रयास करने के बावजूद कई छोटे मोटे युद्ध हुए। ये जो लाल सिंह था ये स्वयं काली कुमाऊँ के रीजन में आ गया था। शुरू में महेंद्र चंद्र ने गोरखों को पीछे ढकेलने में मदद करी थी। एक तरह से इसने जो गोरखा सेना थी उसको रोकने का भी काम किया था शुरू में, लेकिन कई छोटे बड़े युद्ध होते रहे, और अंतोगत्वा जो चंद्र राजा हुआ करते थे वो
पराजित हो गए और भाग खड़े हुए। तो ये हमारे पास एक ज़रूरी सूचना यहाँ पर देखने को मिलती है कि 1790 में गोरखों ने जो है वो अल्मोड़ा पर शासन कर लिया था। तो उस समय एक प्रश्न बनता है कि जो गोरखा सेना थी उसका नेतृत्व किसके हाथ में था। चंदों में तो हमने महेंद्र चंद्र, लाल सिंह ये चीज़ें देख ली। अब हम इसमें देखेंगे कि 1790 में गोरखा सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो इसमें 3-4 नाम हैं, वो हमें याद रखने हैं। तो इसमें पहला नाम आ जाता है चौतरिया बहादुर शाह, जो रण बहादुर शाह का चाचा था। दूसरा काजी जगजीत पांडे। तो ये हमें समझना है कि गोरखा शासन में जो ब्राह्मण थे उनको बड़ा सम्मान दिया जाता था, लेकिन सिर्फ 2 ब्राह्मण नाम याद रखने पड़ेंगे, एक तो पांडे और दूसरे उपाध्याय। तो उनको, और तीसरी चीज गाय, ये ब्राह्मण और गाय ये 2 चीज़ें थीं जिनका वो सम्मान करते थे। तो ये एक काजी जगजीत पांडे भी उस आक्रमण का हिस्सा बना। इसके अलावा हम ये समझ सकते हैं कि इसमें एक सूबेदार जो उनका था, जो उनके परगनों का सबसे बड़ा क्षेत्र जो था, वो उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन जो देखता था वो सूबेदार या सुब्बा कहा जाता था। और ये हुआ करता था उस युद्ध में अमर सिंह थापा, और एक और जो इसके सहायक थे वो थे सूरवीर सिंह थापा। तो ये सारे 4 नाम हमें देखने होंगे जो कि गोरखा सेना में उन्होंने नेतृत्व किया था, और इनका जो सामना था वो एक अयोग्य शासक हम मान सकते हैं महेंद्र चंद्र के समय। और महेंद्र चंद्र के समय जो चंदों की स्थिति थी, आर्थिक स्थिति थी, वो अच्छी नहीं थी। और हुआ ये कि महेंद्र चंद्र जो थे वो इस युद्ध में उनकी पराजय हो गई, और ये पराजय हो गई। और 1790 में हम देखेंगे कि अल्मोड़ा पर गोरखों का नियंत्रण हो गया। गोरखों का नियंत्रण हो गया। तो ये यहाँ पर हमें समझना है। 4 नाम चौतरिया बहादुर शाह, काजी जगदीश पांडे, अमर सिंह थापा और सूरवीर सिंह थापा, ये 4 नाम हैं जो कि कुमाऊं पर गोरखा विजय की बुनियाद उन्होंने रखी थी। और 1790 में कुमाऊं पर गोरखों का शासन हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम ये समझें कि एक बार जब चंद्र राजाओं के हाथ से अल्मोड़ा चला गया, तो ऐसा नहीं था कि वापस महेंद्र चंद्र और लाल सिंह के नेतृत्व में कोई प्रतिरोध नहीं किया गया कि, तो ये बात सही नहीं है। उन्होंने ये जो टाइम है जिसकी बात हम कर रहे हैं वो 1792 का है। पुनः जो महेंद्र चंद्र था और लाल सिंह था, उन्होंने क्या करा कि उन्होंने एक बार फिर से आक्रमण इस अल्मोड़ा प्राप्ति के लिए करा। और उन्होंने, ये नाम याद रहे, बिरगल गांव और बड़ा खेड़ा गढ़ गांव जो था उसका युद्ध उनके द्वारा लड़ा गया, लेकिन इसमें भी उनको सफलता नहीं मिली। इसके अलावा जो महेंद्र चंद्र, और मैं बात कर रहा हूँ लाल सिंह की, महेंद्र चंद्र और लाल सिंह
इन्होंने क्या करा कि जो हमने 1743 में जो अल्मोड़ा पर रूहेलों का आक्रमण हुआ था अली मोहम्मद खां के नेतृत्व में, वो हमने देख रखा है। तो उसी रूहेला सरदार से इन्होंने मदद मांगी। रूहेला सरदार अली मोहम्मद खां से इन्होंने मदद मांगी और इन्होंने किलपुरी दुर्ग से अल्मोड़ा पर पुनः अटैक करने की योजना बनाई, जो असफल रही। तो ये हम देख रहे हैं कि जो कुमाऊं पर गोरखों का शासन था उससे संबंधित 3-4 प्रश्न यहाँ बन जाते हैं। एक बन जाता है कि आखिर कब नियंत्रण हुआ गोरखों का अल्मोड़ा पर, और उस सेना का नेतृत्व कौन कौन कर रहे थे। तो ये चौतरिया बहादुर शाह, काजी जगजीत पांडे, सूबेदार अमर सिंह थापा और सूरवीर सिंह थापा, ये नाम यहाँ पर जरूरी हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि बिरगल गांव का युद्ध किस चंद्र राजा के द्वारा लड़ा गया था, तो महेंद्र चंद्र उसका आंसर होगा। और इसमें ज़्यादा उतना प्रश्न नहीं बनता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 1790 आते आते जो था कुमाऊं का जो पोर्शन था वो गोरखा साम्राज्य के अंतर्गत चला गया। तो एक जो पृथ्वी नारायण शाह के समय एक छोटे से गोरखा साम्राज्य ने अपने राज्य को, अपने राज्य के बगल में जो छोटे छोटे राज्य थे नेपाल में, उनको जीता, और बाद में रण बहादुर शाह के शासनकाल के दौरान उनकी सीमा काली नदी को पार कर गई और उनके अधीन, उनके साम्राज्य के अधीन कुमाऊं का एक बहुत बड़ा हिस्सा आ गया। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से गढ़वाल पर गोरखों का शासन होता है। तो हमारा यहाँ पर दूसरा टॉपिक होगा गढ़वाल पर गोरखा शासन। तो देखें, कुमाऊं के हिस्से में तो गोरखों ने बड़ी आसानी से अपने अधीन चीज़ें कर ली थीं, लेकिन गोरखा शासन जब गढ़वाल की तरफ आगे बढ़ा तो उनको उतनी सफलता, या एक ही बार में पूरा गढ़वाल उनके कब्जे में नहीं आया, बल्कि उनके द्वारा बड़ा ही तगड़ा प्रहार किया गया था। और प्रद्युम्न शाह उस समय शासक होते थे। उनको गोरखों के जो सेना की रण कौशलता थी उसको देखकर वो भी चकित रह गए थे। तो ये हम यहाँ पर देखते हैं कि जब 1790 में कुमाऊं पर गोरखा नियंत्रण हो गया था, तो फिर 1791 में गोरखा सेना आगे बढ़ी और गढ़वाल पर नियंत्रण का प्रयास उसके द्वारा किया गया, और बहुत तीव्रता के साथ वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन लंगूरगढ़ का युद्ध एक यहाँ पर देखने को मिलता है 1792 में, 1791 में। और इस युद्ध के बाद एक संधि होती है लंगूरगढ़ की, किसके किसके बीच में, प्रद्युम्न शाह व गोरखों के मध्य ये संधि होती है। और इस संधि शर्तों के अनुसार प्रद्युम्न शाह को गोरखों को 3000 रुपये प्रति वर्ष देने का समझौता करना पड़ता है। और इस समझौते के परिणाम स्वरूप गोरखा सेना वापस काठमांडू की तरफ लौट जाती है और गढ़वाल के हिस्से को
गोरखा साम्राज्य के अधीन होने से बचाया जा पाता है। तो ये हम यहाँ पर देखते हैं कि जो पहला अटैक हुआ था गढ़वाल पर, जो फर्स्ट जो आक्रमण था किसका, गोरखों का गढ़वाल पर, उसका अंत लंगूरगढ़ की संधि के माध्यम से यहाँ पर हमें दिखता है। तो इस तरीके से गढ़वाल विजय थोड़ी अधूरी रह गई गोरखों के शुरुआती आक्रमणों में, लेकिन उसके बाद हम यहाँ समझेंगे कि अब वास्तविक उनकी जीत कैसे हुई। तो ये पहला आक्रमण था गोरखों का, जो कि लंगूरगढ़ की संधि के साथ समाप्त हुआ और गढ़वाल बच गया। लेकिन दूसरा जो हम देखेंगे, दूसरा आक्रमण एक ऐसे समय पर हुआ जब यहाँ हमारा, इसको हमने थोड़ा बहुत पहले प्रद्युम्न शाह के शासन के दौरान पढ़ रखा है। तो जो सेकंड आक्रमण हुआ गोरखों का, सेकंड गोरखा आक्रमण, ये क्या था। तो प्रद्युम्न शाह के समय हमने कुछ चीज़ें पढ़ रखी हैं। प्रद्युम्न शाह का जो शासन था उसमें प्राकृतिक आपदाएं, आर्थिक संकट, तमाम तरह के बाहरी आक्रमण, ये सारे गवा रहे हैं प्रद्युम्न शाह के शासन के समय। 1803 के भूकंप के कारण, जिसका केंद्र गढ़वाल हुआ करता था, उसकी वजह से श्रीनगर में बहुत आर्थिक जान मान की क्षति हुई थी। तो ये 1803 के भूकंप के कारण काफ़ी आर्थिक तथा जान माल की क्षति देखने को मिली थी। अब उस समय गढ़वाल राज्य बहुत ही कमज़ोर हो चुका था और यही एक दुश्मन गोरखों को एक सही समय लगा, और इसी समय गोरखा श्रीनगर की ओर कूच कर देते हैं। तो इनके द्वारा श्रीनगर की ओर हमला बोल दिया जाता है 1803 के आए भूकंप के पश्चात। और कई सारे छोटे मोटे युद्ध होते हैं जिनको हमने देख रखा है, और बाद में क्या होता है, एक खड़ बुड़ा का युद्ध होता है, और ये कहाँ पर है, ये देहरादून में है। और इस युद्ध में जो कि प्रद्युम्न शाह, ये नाम है प्रद्युम्न शाह, और इसके अगेंस्ट जो शासक होता है, जो ये युद्ध लड़ता है, वो होता है जो गोरखा हमारे शासक थे, वो इस युद्ध में बनते हैं। और ये युद्ध प्रद्युम्न शाह के जीवन का आखिरी युद्ध होता है, साबित हो जाता है। तो प्रद्युम्न शाह वर्सेस गोरखों के बीच में खरबुड़ा का ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में प्रद्युम्न शाह 14 मई 1804 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये गोरखा शासन किस तरीके से कुमाऊं और गढ़वाल पर स्थापित होता है, उसकी झलक इन दो पॉइंटों से हम अच्छे से समझ जाते हैं। तो यहीं पर एक चीज़ और हमें यहाँ पर देखनी होगी
कि जब गढ़वाल पर नियंत्रण होता है तो किसका संरक्षण दिया जाता है, उसमें नेपाल का राजा कौन रहता है। तो ये कुछ पॉइंट हमें देखने होंगे, क्योंकि ये सारी बातें हमने प्रद्युम्न शाह के समय तो पढ़ रखी हैं। तो अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि गोरखा आक्रमण जो था वो हुआ था ग्रिवाड़ युद्ध विक्रम शाह के संरक्षण काल में। तो ये हुआ था आक्रमण ग्रिवाड़ युद्ध विक्रम शाह के संरक्षण काल में। 1803 में आए भूकंप के बाद ये आगे की तरफ इनकी सेना बढ़ गई थी। दूसरी चीज यहां पर हम ये भी देखेंगे कि वो जो नेपाल की सेना थी, नेपाल की जो वो सेना थी, उस सेना का नेतृत्व किस किस ने कर रखा था। तो इसमें नाम आ जाएगा उनका जो सेनापति था नेपाल की सेना का, सेनापति अमर सिंह थापा। इसके अलावा उसमें हस्तिदल चौतरिया ये शामिल थे। इसके अलावा उसमें बमशाह चौतरिया एक नाम आता है। इसके अलावा रणजोर सिंह भी एक नाम वहाँ पर शामिल कर दिया जाता है। ये युद्ध से जुड़े हुए लोग थे जिन्होंने उस समय गढ़वाल पर आक्रमण किया था 1803 के अंतर्गत। और इसके अलावा भक्ति थापा नाम वहाँ पर जोड़ा जाता है। तो जिस तरीके से कुमाऊं पर आक्रमण करते समय गोरखों का जो शासन था, उसको जो गोरखा सेना थी उसका नेतृत्व करने वाले में चौतरिया बहादुर शाह, अमर सिंह थापा, जगजीत पांडे जैसे लोग थे, सूरवीर सिंह थापा ये नाम था। उसी तरीके से 1803 में जब ग्रिवाड़ युद्ध विक्रम शाह के संरक्षण काल में गोरखों ने गढ़वाल पर आक्रमण किया, तो उस गढ़वाली सेना का नेतृत्व करने वाले अमर सिंह थापा, हस्तिदल चौतरिया, सूर और भक्ति थापा और चौतरिया बमशाह जैसे लोग हुआ करते थे। तो ये सब मिलकर किसके अगेंस्ट लड़े थे? ये लोग लड़े थे प्रद्युम्न शाह के अगेंस्ट, और प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हुई थी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो गोरखों का क्षेत्र था, गोरखा साम्राज्य हुआ करता था, वो कुमाऊं और गढ़वाल में स्थापित हो गया। तो एक तरीके से हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि ये हमारा एक तो नेपाल का हिस्सा था, नेपाल के अधीन एक साम्राज्य था। दूसरा हमने यहाँ पर देखा ये हमारे पास कुमाऊं का रीजन मिला। फिर हमने यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा गढ़वाल का भी हिस्सा उन्हीं के अधीन चला गया। और गढ़वाल ही नहीं, सिरमौर राज्य, सिरमौर और कांगड़ा का जो क्षेत्र था वो भी नेपाली साम्राज्य के अधीन आ गया। तो यहाँ पर जो नदी बहती थी जिसको हम कहते हैं काली नदी, और ये हिस्सा हमारा काठमांडू कहलाता है। तो काठमांडू से पश्चिम में, काली नदी से भी पश्चिम में हिस्से जाते हुए ये हमारी यमुना नदी हो गई, और ये हिस्सा हमारा सतलज नदी का कहलाएगा। तो सतलज नदी से लेकर काली नदी तक का जो पूरा नेपाल के बाहर का क्षेत्र था वो भी नेपाल साम्राज्य के अंतर्गत आ गया। तो
हम कह सकते हैं कि कुमाऊं पर नेपालियों का नियंत्रण 1790 में हुआ, गढ़वाल पर 1803 में हुआ। तो ये दोनों जो नियंत्रण थे 1803 और 1790 से लेकर ये 1815 तक बने रहे। तो हम यहाँ से जोड़ सकते हैं कि कुमाऊं पर जो गोरखों का नियंत्रण रहा वो 25 वर्ष रहा, और 1804 में उन्होंने युद्ध आक्रमण किया, और उसके बाद हम देख सकते हैं कि तकरीबन 11 वर्षों तक गढ़वाल में गोरखों का साम्राज्य रहा था। तो ये कई सारे यहाँ पर छोटे मोटे प्रश्न बन सकते हैं, और ये कह सकते हैं हम कि गोरखा शासन 18th सेंचुरी के एक छोटे से राज्य से बढ़कर पश्चिम में सतलज नदी की सीमा तक विस्तारित हो गया था। तो ये हमने किस तरीके से गोरखों का साम्राज्य तेजी से पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ चला और सतलज तक पहुंच गया, तो उसको हमने यहाँ पर कवर किया है। अब हम गोरखा प्रशासन और उससे जुड़े हुए कुछ चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। तो हमारा यहाँ पर जो टॉपिक है वो है अब गोरखा प्रशासन। 1790 में कुमाऊं के रीजन पर अटैक करने के बाद और 1804 में गढ़वाल के पोर्शन को कैप्चर करने के बाद जो उत्तराखंड में गोरखों का शासन स्थापित हुआ, उसके लिए जो शब्द हैं वो प्रयुक्त किया जाता है। उस अत्याचारपूर्ण शासन के लिए ख्याली शब्द प्रयुक्त किया जाता है। गोरखों के अत्याचारपूर्ण शासन को बयान करने के लिए। तो ये शब्द यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब विभिन्न हम प्रशासक देखेंगे जो कि गोरखा शासन से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम कुमाऊं के रीजन को देखते हैं। तो जब गोरखों ने अपना साम्राज्य यहाँ विस्थापित कर दिया और एक बड़े क्षेत्र को उन्होंने अपने अधीन कर लिया, तब उनके द्वारा अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को यहाँ पर थोपा गया। तो उनका जो सबसे बड़ा क्षेत्र होता था, उसका जो मुखिया होता था, उसको वो सूबा कहते थे। इसके अलावा उनके अधीन जो ये सूबे होते थे, ये इनके कुछ नाम हैं, वो हमें कुमाऊं के रीजन में आखिर सूबेदार कौन कौन बने गोरखों के, वो हमें यहाँ पर देखने होंगे। तो उसमें जो नाम आता है सबसे पहले 1791-92 में सूबा जोगमल बने थे। तो ये है जो कुमाऊं में सबसे पहले गढ़वालियों के जो सूबेदार थे, वो 1791-92 में जोगमल का नाम यहाँ पर लिखा जा सकता है। इसके अलावा 1793 में काजी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है। काजी ये पद होता था। काजी नर शाह के हाथ में शासन प्रबंध गया और ये बड़ा क्रूर एक तरह से शासन वहाँ पर
होता था। तो गोरखों के समय जिस तरीके से एक क्रूर शासन की शुरुआत हुई, उसमें सबसे खूंखार एक तरीके से शासक का काल जो था वो ये नरशाह का ही काल हुआ करता था। ये बहुत क्रूर एक तरह से शासक हुआ करता था। इसके बाद उसके क्रूरता की वजह से उसको हटा दिया गया और 1794 में एक नए शासक आए जिनका नाम था अजब सिंह थापा। तो ये हमारे पास एक नए शासक आते हैं, अजब सिंह थापा। 1794 में इनको सत्ता मिलती है और इनके सहायक के रूप में श्रेष्ठ थापा को नियुक्त किया जाता है। तो ये जो कहानी है वो हम कुमाऊं के रीजन की देख रहे हैं। इसके बाद एक नाम बहुत प्रमुख है, वो है 1795 में सूबेदार बनाए जाते हैं अमर सिंह थापा। तो 1795 में अमर सिंह थापा को सूबेदार बनाया जाता है और इनके सहायक के रूप में गोविंद उपाध्याय नियुक्त किए जाते हैं। तो ये 1795 में जो एक सूबा बनाया जाता है जिसको, वो अमर सिंह थापा हैं और इसके सहायक के लिए गोविंद उपाध्याय नियुक्त किए जाते हैं। तो जो गोविंद उपाध्याय होते हैं ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इनके पास रहता है। इनके पास सिविल एडमिनिस्ट्रेशन रहता है और दूसरी तरफ एक नाम और हम जोड़ सकते हैं इन्हीं के समय कि जो सैन्य प्रशासन होता है वो चला जाता है भक्ति थापा के पास। तो ये 1795 में अमर सिंह थापा और गोविंद उपाध्याय ये दो लोग नियुक्त किए जाते हैं और सैन्य प्रशासन है वो भक्ति थापा के पास चला जाता है। तो यहाँ पर हमने ये नाम देख लिए। इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि 1797 में क्या होता है, 1797 में इसको मैं यहीं पर लिख लेता हूँ कि 1797 में अब जो कुमाऊं का सूबा होता है वो बमशाह के अधीन आ जाता है 1797 में। और बमशाह की सहायता के लिए उसके भाई रुद्रवीर शाह की नियुक्ति की जाती है। रुद्रवीर शाह की नियुक्ति की जाती है बमशाह के समय। तो ये 1797 में बमशाह की नियुक्ति होती है और बाद में 1806, यहाँ पर डेट, ये दोनों डेट बहुत ज़रूरी है। 1806 में हम यहाँ देखेंगे कि जो ये ऋतुराज थापा है इसके स्थान पर पुनः बमशाह को नियुक्त कर दिया जाता है। तो बमशाह कुमाऊं के रीजन में जो उसके सत्ता उसके पास आती है प्रशासन के रूप में, वो 1795-97 में भी रहती है और फिर 1806 में भी मिलती है। और 1806 से लेकर 1815 तक, जब तक अंग्रेज़ों के साथ उसका युद्ध नहीं होता है जिसमें बमशाह पराजित होता है, तब तक वो इस कुमाऊं के रीजन पर उसका शासन रहता है। तो ये हम बहुत सारे जो प्रशासक रहे हैं कुमाऊं के, गोरखा प्रशासक जो रहे हैं, उनके नाम हम यहाँ पर अच्छे तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये है कि किस तरीके से गढ़वाल में
या कुमाऊं में जो ये प्रशासन चला था वो कैसा था, और इससे जुड़े हुए कुछ चीज़ें हमने इसमें देखी हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो ये गोरखा प्रशासन हुआ करता था, इसके जो विभिन्न पदाधिकारी थे उनके जो नाम थे वो हमें अब देखने होंगे। तो गोरखा प्रशासन से संबद्ध विभिन्न पदाधिकारियों के नाम। तो ये जो पदाधिकारी हुआ करते थे गोरखा शासन में वो बहुत यूनिक तो नहीं है, वो कुछ पंवार शासन से ही मिलते जुलते प्रतीक होते हैं। तो उनका अगर हम नाम देख लें तो एक जो नाम आता है वो है सूबेदार, जिसको सुब्बा भी कहा जाता है, और ये सिविल प्रशासन का मुखिया हुआ करता था। इसकी तुलना हम पंवार शासन से संबद्ध जो हमें नाम देखने को मिलते हैं वो है कि पंवार शासन में जो दीवान शब्द हुआ करता था, दीवान पद हुआ करता था, जो इसी काम के लिए प्रयुक्त किया जाता था। तो गोरखों में जो सूबा हुआ करते थे उनकी तुलना पंवार शासन के समय के जो दीवान थे उनसे की जा सकती है। इसके अलावा दूसरा जो नाम आ जाएगा वो है फौजदार। तो फौजदार क्या होते थे? ये एक तरीके से गोरखा शासन में सैन्य नेतृत्व इनके अधीन हुआ करता था, और ये गोरखा साम्राज्य जो उत्तराखंड में स्थापित हुआ था उसमें 3 फौजदारों यानी कि एक तरह से जो कमांड होती थी उसकी नियुक्ति की गई थी। जब फौजदार युद्ध में चला जाता था तब इसके जो सहायक थे, जो इसके अधीनस्थ थे, उनको विचारी के रूप में रख दिया जाता था। तो ये 2 नाम सूबेदार, फौजदार, ये बहुत ज़रूरी हैं समझने के दृष्टिकोण से कि गोरखा प्रशासन की बुनियाद जिन लोगों पर टिकी हुई थी वो कहाँ पर और किस ढंग से वो लोग शासन कर रहे थे, तो उसको हमने यहाँ पर देखा है। गोरखा प्रशासन में अगर हम देखेंगे तो जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें रही हैं अभी तक गोरखों से जुड़ी हुई, वो मुख्य रूप से जो गोरखा प्रशासन की जो बात की जाती है वो की जाती है कि उनका जो शासन था वो अपने आप में बहुत ज़्यादा क्रूर हुआ करता था। तो न्यायिक व्यवस्था अगर हम देखेंगे गोरखों की,
तो गोरखा प्रशासन की जो न्यायिक व्यवस्था हम देखेंगे, अगर हम न्यायिक व्यवस्था की बात करें गोरखा प्रशासन में, तो यहां हम समझ सकते हैं कि शासन क्रूर तथा गैर उत्तरदायीपूर्ण हुआ करता था। ये शासन की जो बुनियाद थी वो यही थी कि शासन क्रूर तथा गैर उत्तरदायीपूर्ण हुआ करता था और जो न्याय प्रणाली थी वो अमानवीय सिद्धांतों पर आधारित हुआ करती थी। बड़े कड़े दंड दिए जाते थे और इसमें हम देख सकते हैं कि स्थानीय जो प्रशासक होते थे, शासक होते थे, उनकी मनमानी चलती थी और जैसे कि मृत्युदंड, देश निकाला, ये तमाम तरह के दंड दिए जाते थे। बहुत छोटे से अपराध के लिए भी गोरखों के द्वारा इस तरह के दंड दिए जाते थे। शरीर के अंगों को भी कटवा दिया जाता था। तो उस समय जो पूरे उत्तराखंड और गढ़वाल का पोर्शन था वो गोरखा शासन की क्रूरता का एक तरह से उसका जो उदाहरण था वो देख रहा था और जो गोरखों की न्याय प्रणाली थी वो अपने आप में बहुत ही विचित्र थी और वो अमानवीय सिद्धांतों पर आधारित हुआ करती थी। तो अभी तक हमने अगर बात की जाए तो अभी तक हमने गोरखा शासन से जुड़ा हुआ बात करें तो हमने गोरखा साम्राज्य की पृष्ठभूमि को देखा कि कैसे ये छोटे से राज्य से लेकर एक बहुत बड़ा राज्य के रूप में साम्राज्य इसने अपना स्थापित कर लिया था। उसकी जो कहानी थी वो हमने देखी। इसके बाद हमने ये भी देखा कि उत्तराखंड में कुमाऊं व गढ़वाल पर जो गोरखा नियंत्रण हुआ था वो कैसे हुआ था। इसके अलावा हमने इसके प्रशासन को समझना शुरू किया। उसमें हमने इनके विभिन्न प्रशासकों, खासतौर से कुमाऊं के रीजन में जो थे उनके नाम देखे और उसके बाद हमने इनकी जो प्रशासनिक पदाधिकारी थे उसके भी हमने यहाँ पर उदाहरण देखे। अब इसके अलावा हमने इनके न्यायिक प्रशासन से संबंधित कुछ चीज़ें देखी थी। तो कुल मिलाकर गोरखा शासन से जुड़ा हुआ अब हमारे पास बहुत अच्छा एक हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बन चुका है। अब इसके बाद हम गोरखों के जो कर प्रणाली है वो देखेंगे, जिसमें कई तरह के कर इनके समय लगते थे, वो क्या थे उसको हम देखेंगे। थोड़ा बहुत इनके समय समाज में किस तरह की प्रथाएं चल रही थी वो देखा जाएगा और फिर किस तरीके से उत्तराखंड में गोरखों को हटाकर
अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हुआ, उसमें कई सारे सन हैं, तिथियां हैं और कई युद्धों के नाम हैं, वो हम कवर करेंगे। तो आज के वीडियो को यहीं कंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस गोरखा शासन से जुड़ा हुआ जो दूसरा बचा हुआ पक्ष है उसको भी कवर करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।